आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में। अब यहां पर कई स्टूडेंट बोलेंगे सर ये टॉपिक तो ऑलरेडी पढ़ लिया था हमने। एक चीज ध्यान रखना भाई साहब, आपको मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था ऑपरेटर प्रेसिडेंस, उस टाइम पे मैंने आपसे कहा था कि ये टॉपिक आपके पास बार बार आएगा। जिस समय मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात किया है, तो मैंने आपको वहां पर दो कैटेगरी के बारे में बताया था। पहली कैटेगरी का नाम होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और दूसरी कैटेगरी का नाम होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब आज के इस लेक्चर की बात की जाए तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर की प्रायोरिटी, मतलब उनके प्रेसिडेंस और उनकी एसोसिएटिविटी के बारे में। डन। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, इसके पहले जो हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे उनमें हमने पढ़ा था कि हमारी जो हायर प्रायोरिटी होती है, सबसे हायर प्रायोरिटी, तो सबसे हायर प्रायोरिटी में जो सिंबल अवेलेबल होते हैं वो होते हैं आपके मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड। इनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। डन। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि सेकंड नंबर पे आपके जो ऑपरेटर होते हैं वो आते हैं आपके प्लस और माइनस, और थर्ड नंबर पे जो ऑपरेटर होता है वो होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। डन। तो ये चीजें मैंने आपको पहले बताई थी जब मैंने आपको बेसिक लेवल पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस या फिर हायरार्की के बारे में बताया था। अब आज की बात की जाए तो आज थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब हमारे पास कुछ नए ऑपरेटर आ चुके हैं। तो हमारी पहली कैटेगरी का नाम क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास टोटल मिला के 6 सिंबल अवेलेबल हैं। इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर आ चुके हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर टोटल मिला के आपका 3 अवेलेबल हैं। और इसके अलावा एक ऑपरेटर और आ चुका है जिसका नाम होता है कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर टोटल मिला कितने हो गए आपके पास में? एक ऑपरेटर। डन। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो यहां पर हमारे पास में 10 नए ऑपरेटर आ चुके हैं। और पुरानी कैटेगरी की बात की जाए तो पुराने हमारे पास जो ऑपरेटर थे वो टोटल मिला के थे 6। कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड और असाइनमेंट। मतलब अब वो जो 6 सिंबल थे उन 6 सिंबल के साथ में आपके 10 नए सिंबल और एड ऑन हो जाएंगे और आपकी जो प्रेसिडेंस टेबल है वो और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। डन। और ध्यान रखना ये प्रेसिडेंस टेबल आपके बहुत ज्यादा काम की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो अगर हम हमारी अब नई प्रेसिडेंस टेबल के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे पहले कौन वर्क करेगा? तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी होती है? आपकी मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड। इनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, मैंने आपको बताया था। बट आज की बात की जाए तो हमारी प्रायोरिटी थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। तो एक चीज ध्यान रखना, सबसे हायर प्रायोरिटी पे जो सिंबल होता है वो होता है आपका लॉजिकल नॉट। रिमेंबर, तो लॉजिकल नॉट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर? इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है? तो सेकंड नंबर पे आपके वही सिंबल आएंगे जो पहले हुआ करते थे, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड। इनकी प्रायोरिटी सेकंड लेवल पे होती है। थर्ड लेवल पे आपके सिंबल होते हैं वही प्लस और माइनस। दैट्स इट। उसके बाद फोर्थ लेवल पे नॉर्मली पहले क्या था आपका? असाइनमेंट। प्लस माइनस के बाद किसकी प्रायोरिटी आती थी? असाइनमेंट की। बट यहां पर अब चेंज हो चुका है। तो ध्यान रखना, फोर्थ लेवल पे आपके जो सिंबल वर्क करेंगे वो सिंबल है आपके लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये फोर्थ प्रायोरिटी पे आएंगे आपके। देन उसके बाद में फिफ्थ प्रायोरिटी पे कौन आएगा? तो फिफ्थ प्रायोरिटी पे आपका जो सिंबल आएगा वो होगा आपका इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये दोनों सिंबल फिफ्थ प्रायोरिटी पे आएंगे। इसके बाद सिक्स प्रायोरिटी पे कौन आएगा भैया? सिक्स प्रायोरिटी की बात की जाए तो सिक्स प्रायोरिटी पे आपका सिंबल आएगा जिसे बोला जाएगा एंड। डन। सेवन प्रायोरिटी की बात की जाए तो सेवन प्रायोरिटी पे कौन सा सिंबल आएगा आपका? उसे बोला जाता है और। डन। अब एट्थ प्रायोरिटी की बात किया तो एट्थ प्रायोरिटी पे कौन सा सिंबल आएगा आपका? उसे बोला जाता है टर्नरी ऑपरेटर या फिर कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये आपका ऑपरेटर एट्थ प्रायोरिटी पे आएगा। और लास्ट नंबर पे नाइन्थ प्रायोरिटी पे कौन सा ऑपरेटर आएगा? जिसे बोला जाएगा असाइनमेंट। डन। तो आपकी नई हायरार्की टेबल ये हो चुकी है। डन। और मैंने आपसे कहा था ये टॉपिक धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता चलेगा। अभी आपके सामने टोटल मिलाए कितने सिंबल आए हैं? 1, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16 सिंबल आपके पास अभी तक आए हैं। और टोटल मिला के अभी 25 से 30 सिंबल और आने हैं। तो ये जो टेबल होगी बहुत ज्यादा वास्ट होगी। और जब आप इस टेबल के ऊपर कमांड करोगे तो आपका टेक्निकल निकलना गारंटी है।
क्योंकि इसके बेस पर आपके 30 to 40%, मैक्सिमम 50% तक क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अगर ऑर्डर की बात करें, सबसे पहले कौन वर्क करेगा? लॉजिकल नॉट, उसके बाद में मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड, उसके बाद प्लस माइनस, देन लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, उसके बाद इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, इन दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है, देन एंड, देन और, देन उसके बाद में आपका ऑपरेटर आ जाएगा टर्नरी ऑपरेटर, और देन आपका ऑपरेटर आएगा जिसे बोला जाएगा असाइनमेंट। डन। तो ये सारे ऑपरेटर होते हैं और इनकी क्या होती है? प्रायोरिटी होती है। डन। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब यहां पर बात करते हैं हमारी एक और टर्मिनोलॉजी के बारे में जिसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। मैंने आपको एसोसिएटिविटी के बारे में बताया था, और एसोसिएटिविटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारे जितने भी सिंबल्स होते हैं इनके वर्क करने का कोई ना कोई ऑर्डर होता है। कोई सिंबल लेफ्ट टू राइट वर्क करता है और कोई सा सिंबल राइट टू लेफ्ट वर्क करता है अगर एक ही प्रायोरिटी के मल्टीपल सिंबल एक साथ आ गए हों। तो अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो पहले एक बार आप इसका जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी क्या होती है, तो उसको एक बार आप चेक करेंगे तो आपको ये चीजें प्रॉपर्ली समझ में आएंगी। डन। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं लॉजिकल ऑपरेटर्स की, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर की, तो इसकी एसोसिएटिविटी क्या होती है? रिमेंबर, ध्यान रखना, अगर मैं यहां पर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर की बात करूं तो इसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। मतलब ये इस डायरेक्शन में वर्क करता है, मतलब इधर वाला सिंबल पहले वर्क करेगा और इधर वाला सिंबल बाद में वर्क करेगा। डन। इसके बाद में अगर बात की जाए मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड, तो इनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है। डन। प्लस माइनस की बात की जाए तो इनकी एसोसिएटिविटी भी लेफ्ट टू राइट वर्क करती है, मतलब ये किस डायरेक्शन में वर्क करेंगे? इस डायरेक्शन में। डन। इसके अलावा लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, तो इनकी एसोसिएटिविटी भी लेफ्ट टू राइट वर्क करती है। देन एंड ऑपरेटर की बात की जाए तो जो एंड ऑपरेटर होता है ये भी लेफ्ट टू राइट वर्क करता है, और ऑपरेटर की बात की जाए तो ये भी लेफ्ट टू राइट वर्क करता है। इसके अलावा अगर कंडीशनल ऑपरेटर की बात की जाए तो जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है, मतलब टर्नरी ऑपरेटर जो होता है, ये आपका राइट टू लेफ्ट वर्क करता है। और देन अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें तो जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ये भी आपका राइट टू लेफ्ट वर्क करता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये टोटल मिला के हमारे पास कितने सिंबल अवेलेबल हैं? 16। और हर सिंबल की अपनी एक प्रायोरिटी है, मतलब कौन पहले वर्क करेगा और कौन बाद में वर्क करेगा। साथ ही साथ उनके वर्क करने का एक डायरेक्शन है, जो लेफ्ट में होगा वो पहले वर्क करेगा किसी केस में, और किसी केस में जो राइट में होगा वो पहले वर्क करेगा। तो आपके माइंड में ये जो प्रायोरिटी टेबल है या फिर जो प्रेसिडेंस टेबल है ये आपके माइंड में प्रॉपर्ली क्लियर होना चाहिए। तो चलिए हम इसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, आपका यहां पर पहला काम है कि जो प्रेसिडेंस टेबल मैंने आपके सामने लिख के दी हुई है, इस प्रेसिडेंस टेबल को आप एक कॉपी पे नोट डाउन कर लो, क्योंकि अगर ये प्रेसिडेंस टेबल आपके सामने होगी तभी आप आगे वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए हम एक बेसिक न्यूमेरिकल के साथ में स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है फ्लोट z। डन। तो z कैसा वेरिएबल है? z एक फ्लोट वेरिएबल है, और मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया है z इक्वल टू 10 प्लस 53 ग्रेटर देन 5 प्लस 29 mod 7 प्लस 63 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 24 लेस देन 32 इंटू 2। मान लीजिए न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। अब इस न्यूमेरिकल को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको न्यूमेरिकल पे दिमाग लगाने के बजाय इस टेबल के ऊपर दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप एक चीज देखिए कि अगर इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल की बात किया तो यहां पर आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि हायर प्रायोरिटी वाले सिंबल कौन कौन से होते हैं। डन। तो यहां पर अगर स्टेटमेंट को अगर अपन देखें तो यहां पर सबसे हायर प्रायोरिटी वाला कौन है भैया? लॉजिकल नॉट। मगर इस पूरे स्टेटमेंट में आप देख रहे हो कि कहीं पर भी लॉजिकल नॉट अवेलेबल नहीं है। डन। अब इस पर्टिकुलर केस की बात किया तो अगले लेवल पे आते हैं अपन। अगले लेवल पे कौन कौन से सिंबल अवेलेबल है? मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड। अब यहां पर आप चेक करो, क्या आपके पास में मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल है। तो ये रहा आपका मॉड, ये रहा आपका डिवाइड, और ये रहा आपका मल्टीप्लाई। अब ये तीनों सिंबल यहां पर अवेलेबल है, दो भी होते तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। डन। तो आपके पास में यहां पर इस कैटेगरी के सिंबल अवेलेबल हैं।
तो हमारा पहला काम क्या होगा कि हमें पहले इस लेवल के सिंबल्स को सॉल्व करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में मॉड भी है, डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी है, और आपको पता है कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड इन तीनों की प्रायोरिटी कैसी होती है, सेम होती है। तो इस केस में इनकी एसोसिएटिविटी काम करेगी, और एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड कैसे वर्क करते हैं, लेफ्ट टू राइट। मतलब यहां पर हम इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम को सॉल्व करना चालू करेंगे। मतलब रूल के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो यहां पर मॉड, डिवाइड और मल्टीप्लाई में सबसे पहले वर्क करेगा आपका मॉड, उसके बाद वर्क करेगा आपका डिवाइड, उसके बाद वर्क करेगा आपका मल्टीप्लाई। डन, ये आपकी अप्रोच होगी। तो चलिए इसको एक बार अपन सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिखा z इक्वल टू 10 को एज इट इज रहने दो, प्लस 53 आपका एज इट इज ग्रेटर देन 5, प्लस अब 29 मॉड 7, 29 को अगर आप 7 से मॉड करोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 7 चौक 28, रिमाइंडर बचा आपका 1। तो यहां पर आपका आउटपुट आ गया 1। तो इस स्टेटमेंट को सॉल्व करके आपका आंसर क्या है, 1। डन। अब इसके बाद प्लस, देन स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, 63 डिवाइडेड बाय 5, ये वर्क करेगा। तो 63 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो आपके माइंड में क्या आएगा, सर इसका आंसर आएगा 12 पॉइंट समथिंग या 12.6। बट एक चीज ध्यान दो, दोनों वैल्यू कैसी हैं, इंटीजर पढ़ रखा है अपन ने यहाँ पे। तो अगर दोनों वैल्यू इंटीजर हैं तो आपका रिजल्ट भी कैसा आएगा, इंटीजर। तो यहां पर आपका रिजल्ट आएगा टोटल मिला के केवल और केवल 12। डन, तो ये भी सॉल्व हो गया। देन माइनस 24 एज इट इज लेस देन, अब कौन वर्क करेगा, अब वर्क करेगा आपका मल्टीप्लाई। तो 32 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा यहाँ पे 64। दैट्स इट। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि यहां पर आपके सारे के सारे हायर प्रायोरिटी वाले सिंबल सॉल्व हो चुके हैं। नॉट था नहीं, और मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड से हमको निपटा चुके हैं ऑलरेडी। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगले लेवल पे आते हैं। तो अगले लेवल के कौन सिंबल अवेलेबल हैं, तो अगले लेवल पे अवेलेबल है प्लस और माइनस। तो ढूंढो क्या प्लस माइनस है, हाँ है भैया। तो ये रहा आपका प्लस, ये रहा एक और प्लस, ये रहा एक और प्लस, ये रहा आपका माइनस। तो यहां पर आपके बहुत सारे सिंबल अवेलेबल हैं। अब एक काम करते हैं, इनको अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहां पर प्लस 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 प्लस। अब एक चीज ध्यान रखना, देखो मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड की बात की जाए तो उनमें लेफ्ट वाला पहले वर्क करे, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ये राइट वाला बाद में वर्क करे, ये भी इंपॉर्टेंट है। बट ध्यान रखना प्लस माइनस में इतना कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। तो अगर आप चाहो तो रेंडमली कैसा भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर अपन इसको सॉल्व किया तो स्टेटमेंट क्या बन गया आपका, z इक्वल टू 10 प्लस 53। तो 10 प्लस 53 आपका आंसर क्या आ जाएगा, 63, ग्रेटर देन, अब 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 12 कितना हो गया, 18, और 18 माइनस का 24। डन। 18 में से अगर मैं 24 को माइनस करूंगा तो मेरा यहां पर आंसर आएगा माइनस का 6। डन, क्लियर है। और देन इसके बाद में आपका अगला स्टेटमेंट आ जाएगा लेस देन 64। तो इस पूरे स्टेटमेंट को अगर मैंने यहां पे सॉल्व किया है तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, यहां पर माइनस का 6। डन। इतने पूरे स्टेटमेंट को सॉल्व किया तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, केवल और केवल 63। डन। तो ये आपका स्टेटमेंट बचा किसको सॉल्व करने के बाद में, प्लस माइनस को सॉल्व करने के बाद में। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये सारे सिंबल भी सॉल्व हो गए। अब अगले लेवल पे आते हैं। तो अगले लेवल पे कौन से सिंबल अवेलेबल हैं आपके पास में, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या इनमें कोई सिंबल अवेलेबल है, हाँ बिल्कुल है भैया, ये रहा और ये रहा। डन। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो यहां पर प्रोसेस क्या है, लेफ्ट टू राइट। जो लेफ्ट अवेलेबल होगा वो पहले वर्क करेगा और जो राइट में होगा वो बाद में वर्क करेगा। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस करना कि यहां पर पहले कौन वर्क करेगा, ग्रेटर देन या लेस देन। तो लेफ्ट के अकॉर्डिंग पहले ये वर्क करेगा और फिर ये बाद में वर्क करेगा। अब ध्यान देना प्लीज यहां पे। तो आपने क्या स्टेटमेंट लिखा है, 63 ग्रेटर देन माइनस 6। पहले हमने इतने स्टेटमेंट को सॉल्व किया। तो अगर मैं 63 को देखूं तो क्या वो -6 से बड़ा है, यस और नो, बिल्कुल है भैया। तो यहां पर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का आंसर आएगा आपका 1। आपने पढ़ रखा है क्योंकि ग्रेटर देन का जो सिंबल होता है वो आपको रिजल्ट में क्या देता है, 0 या 1। तो यहां पर 63 ग्रेटर देन -6 आपका आंसर क्या है, यहां पे 1 आ गया। बात खत्म हो गई। डन। इसके बाद में स्टेटमेंट क्या बन गया, लेस देन 64। अब कौन वर्क करेगा, अब आपका लेस देन का सिंबल वर्क करेगा। डन। तो 1 लेस देन 64, सही या गलत, बिल्कुल सही। तो यहां पर आपका आंसर क्या आएगा भैया, 1।
डन, क्लियर है। तो आपके सारे सिंबल सॉल्व हो चुके हैं और आपका रिजल्ट यहां पर बचा हुआ है बेटा केवल और केवल 1। डन। अब यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर आपका स्टेटमेंट अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, अभी एक ऑपरेटर और बचा हुआ है जिसका नाम क्या है, असाइनमेंट। डन। तो इक्वल टू नॉट इक्वल टू थे नहीं, एंड नहीं था, और नहीं था, कंडीशनल ऑपरेटर नहीं था, केवल एक ऑपरेटर बचा, इसका नाम क्या है आपका, असाइनमेंट। तो अब कौन वर्क करेगा, असाइनमेंट। और असाइनमेंट कैसे वर्क करता है, राइट टू लेफ्ट। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू किस में चली आएगी, लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन बैठा हुआ है, जेड। और जेड की बात किया तो जेड कैसा वेरिएबल है यहां पर आपका, फ्लोट। तो जो 1 है वो जेड में जाके बन जाएगा 1.0। तो इस न्यूमेरिकल को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1.0। डन, इजी है। आपके लिए न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉजिकल रूल्स, प्रेसिडेंस टेबल। डन। अगर ये क्लियर होगा तो ही आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। डन। तो यहां पर मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, देखो, अगर आपने कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा और उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में मान लो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड और नॉट, ऐसे कोई सिंबल आ गए तो ये बात अपने मन में बिठा लो कि आपका रिजल्ट या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। डन। तो अगर आपको लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते नहीं आ रही है, मान लो फॉर एग्जांपल भूल गए आप रूल, क्या प्रॉब्लम है। डन। तो उस केस में जोर से बोलो जय माता दी और लगा दो 0 में से किसी पे एक निशान, बात खत्म। डन। तो ये होता है आपका प्रेसिडेंस टेबल ऑन रिलेशनल, लॉजिकल और कंडीशनल। ये तो एक न्यूमेरिकल था, अभी और न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, जो मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया, जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, उस कंसेप्ट को हम प्रैक्टिकली एक बार अप्लाई करके देखते हैं। डन। तो यहां पर आपके सामने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया है और आप एक चीज देख रहे हो कि यहां पर वो स्टेटमेंट जो मैंने उधर लिखा था उस स्टेटमेंट को मैंने यहां पर वापस से लिख दिया। अगर आप चाहो तो एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, देखिएगा। डन। तो ये स्टेटमेंट आपके सामने लिखा और वही स्टेटमेंट वहां पर भी लिखा हुआ है। डन। अब यहां पर इस कोड को अपन एक बार रन करने की कोशिश करते हैं कि हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। मैंने कोड को कंपाइल किया और मैंने कोड को अगेन रन किया, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है, z इक्वल टू 1.000 जो भी है। डन। बट यहां पर आप एक चीज देखिए, आपका आंसर वही आया जो मैंने आपको बताया था, रिमेंबर। तो मैं आपको एक चीज क्लियर करूंगा, देखिए, कभी भी प्रोग्रामिंग में आप किसी चीज को रट नहीं सकते, आपको प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ही आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आगे सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज ये टॉपिक आपके लिए हेडेक बन जाएगा। तो पहले कंसेप्ट पे कमांड करो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद तो आप जैसे चाहे वैसे न्यूमेरिकल आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम यहां पर और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, तो यहां पर पहले मैं इस न्यूमेरिकल को यहां से हटा देता हूं और एक नया न्यूमेरिकल ले लेता हूं। तो चलिए, अब यहां पर अपन एक नया न्यूमेरिकल ले रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा फ्लोट एक्स, और देन आपने स्टेटमेंट लिख दिया है एक्स असाइनमेंट 2.5 प्लस 90 लेस देन इक्वल टू 71 mod 9 प्लस 32 इंटू 3 ग्रेटर देन 51 नॉट इक्वल टू 5 प्लस 64 लेस देन 8 इंटू 5। डन। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल है, हमें क्या करना है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो इस न्यूमेरिकल में दो नए सिंबल आ चुके हैं, एक सिंबल आ चुका है आपका लेस देन इक्वल टू और दूसरा सिंबल आ चुका है आपका नॉट इक्वल टू। तो चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको वही रूल अप्लाई करना है जो रूल मैंने आपको पहले बताए थे। डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आपको पहले देखना पड़ेगा सबसे हायर प्रायोरिटी। तो हायर प्रायोरिटी पे कौन होता है, लॉजिकल नॉट। तो क्या यहां पर कहीं पर लॉजिकल नॉट अवेलेबल है, नहीं है भैया, छोड़ दो। डन। अब आते हैं हमारे मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड के ऊपर। तो यहां पर आपको ढूंढने पड़ेंगे पहले मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड, क्या अवेलेबल है। हाँ भैया बिल्कुल है। तो ये रहा आपका हायर प्रायोरिटी वाला मॉड, ये रहा आपका मल्टीप्लाई और ये रहा एक और मल्टीप्लाई। अब यहां पर मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड सब आ गए, तो यहां पर क्या होगा, आपका रूल लगेगा एसोसिएटिविटी, मतलब वर्किंग क्या होगी आपकी लेफ्ट टू राइट। डन। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो पहले कौन वर्क करेगा, पहले वर्क करेगा आपका 71 mod 9। तो ध्यान देना प्लीज। तो यहां पर आपका स्टेटमेंट कुछ ऐसा बन जाएगा 2.5 एज इट इज प्लस 90 एज इट इज लेस देन इक्वल टू
इसके बाद में आपका 71 मॉड 9 सॉल्व होगा। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा। तो एक चीज ध्यान रखना, 71 को अगर आप 9 से मॉड करोगे तो आपका यहां पर रिमाइंडर बचेगा 8। डन। एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, रिमाइंडर डन। देन प्लस, अब इसके बाद कौन वर्क करेगा, इसके बाद मल्टीप्लाई वर्क करेगा। तो 32 इंटू 3, तो 32 में अगर 3 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा यहाँ पे 96। तो वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। देन ग्रेटर देन एज इट इज, देन आपका 51 जो आएगा वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। देन उसके बाद में नॉट इक्वल टू 5 प्लस 64 लेस देन, अब मल्टीप्लाई मिला यहाँ पे, तो यहाँ पर 8 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर यहाँ पर आएगा 40। डन। तो यहां पर आपके हायर प्रायोरिटी वाले सारे मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड सॉल्व हो चुके हैं। अब कौन वर्क करेगा, अब वर्क करेगा प्लस माइनस। तो ढूंढो क्या प्लस माइनस है भैया, बिल्कुल है। ये रहा आपका प्लस, ये एक और एरिया, ये भाई साहब कहां गए, ये रहे, हाँ ये रहे भाई साहब। डन। इनको भी निपटाओ। तो यहां पर अब पहले आप प्लस माइनस को निपटाओगे, तो पहले अपन इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए, तो 2.5 प्लस 90, तो आपका आंसर आ जाएगा 92.5। दैट्स इट। लेस देन इक्वल टू एज इट इज। डन। 8 प्लस 96, तो 8 प्लस 96 आपका आंसर आ जाएगा 104। डन। तो ये भी सॉल्व हो गया। इसके बाद ग्रेटर देन का सिंबल एज इट इज, 51 यहीं पे ले आओ। नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू बाद क्या लिखा हुआ है, 5 प्लस 64, तो 5 प्लस 64 आपका आंसर आ जाएगा 69। एंड देन लेस देन 40। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि आपके सारे प्लस माइनस सॉल्व हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे यहां पे क्या करना है, अब मुझे यहां पे सॉल्व करना है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन। डन। नॉट इक्वल टू की बात किया तो नॉट इक्वल टू अभी सॉल्व नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग नॉट इक्वल टू नीचे है। पहले कौन सॉल्व होंगे आपके, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, ये सॉल्व होंगे। तो चलो ढूंढो क्या है ये भैया, है एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। अब इनमें वर्किंग कैसे होगी आपकी, लेफ्ट टू राइट, तो पहले ये सॉल्व होगा। तो चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो 92.5 लेस देन इक्वल टू 104, तो 92.5 की बात की जाए तो 104 के बराबर तो नहीं है मगर लेस तो है। तो यहां पर ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू, और आपका रिजल्ट बचेगा यहां पे 1। डन। देन उसके बाद ग्रेटर देन 51 को एज इट इज लिख दो अभी। देन नॉट इक्वल टू 69 लेस देन 40। अब यहां पर अपन सॉल्व करेंगे 1 ग्रेटर देन 51। तो यहां पे जो 1 है वो क्या, वो 51 से बड़ा है, नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। डन। देन इसके बाद में नॉट इक्वल टू एज इट इज रहने दो, 69 को एज इट इज रहने दो, लेस देन 40। क्लियर। अब यहां पर अपन सॉल्व करेंगे इसे, तो स्टेटमेंट क्या बन गया, 0 नॉट इक्वल टू एज इट इज, 69 लेस देन 40। क्या 69 40 से छोटा है, हाँ या ना, ना, तो यहां पर आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। डन। अब लास्ट स्टेप, अब वर्क करेगा आपका नॉट इक्वल टू। डन। तो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है यहां पे, स्टेटमेंट लिखा हुआ है 0 नॉट इक्वल टू 0, 0 0 के बराबर नहीं है। सही है गलत है, गलत है, 0 0 के बराबर है। तो ये स्टेटमेंट जब आपका सॉल्व होगा तो आपका रिजल्ट आएगा यहां पे 0। डन। और अब 0 की बात की तो 0 किस में जा रहा है, 0 जाएगा यहां पर x के पास। डन। और x की बात की जाए तो x कैसा वेरिएबल है भैया, फ्लोट। तो इस केस में यहां पे जो x वेरिएबल होगा इसकी वैल्यू आएगी 0.00000। दैट्स इट। डन। तो इस न्यूमेरिकल को अपन एक बार रन करके देख। चलिए, तो जो न्यूमेरिकल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उस न्यूमेरिकल को मैंने आपके सामने यहां पर विजुअल स्टूडियो कोड में लिख दिया है। और अब इस न्यूमेरिकल को अपन वापस से रन करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। कोड कंपाइल्ड, कोड रन, आपका आंसर क्या आया, 0.00000। दैट्स इट। रिमेंबर, तो ये चीजें बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, रूल्स को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन। इसके अलावा इसके बेसिस पे हम कुछ और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही साथ में आपको एक कंसेप्ट और बताऊंगा एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर के बारे में। डन। तो उसके लिए आपको पहले इन न्यूमेरिकल्स को प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चलिए, अब यहां पर हम कुछ और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, मैंने आपको नॉट ऑपरेटर के बारे में कुछ चीज बताई थी।
मैंने आपसे क्या बोला था कि नॉट ऑपरेटर की बात की जाए तो नॉट ऑपरेटर करता क्या है? नॉट ऑपरेटर अगर आपका आउटपुट 0 आएगा तो उसको क्या कर देगा? 1 कर देगा, और अगर आपका आउटपुट 1 आएगा तो उसको क्या कर देगा? वो 0 कर देगा। मतलब सिंपल सी बात है कि ये आपके आउटपुट को पलट देता है, 0 को 1 कर देता है और 1 को 0 कर देता है। और अगर कंसेप्चुअली अगर बात की जाए तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब होता है ट्रू, और 0 की बात करें तो 0 का मतलब क्या होता है? फॉल्स। डन। मगर इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया था कि 1 के अलावा अगर मैं बोलता हूं 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7, इन सभी चीज़ों की बात की जाए या -8 की बात की जाए तो ये सारी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या मानी जाती है? ट्रू। तो मैंने आपको ये बताया था कि ट्रू का मतलब केवल 1 नहीं होता सी लैंग्वेज में, ट्रू का मतलब होता है नॉन जीरो। डन। तो इसको मैं थोड़ा सा बेटर वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप नॉट ऑपरेटर की बात करो तो जो नॉट ऑपरेटर होता है वो नॉन जीरो को, रिमेंबर, नॉन जीरो को कन्वर्ट कर देता है जीरो में। मतलब अगर आपने यहां पर कुछ ऐसा लिखा 1, डन, 1 लिखा आपने, और 1 के पहले आपने एक सिंबल लगा दिया नॉट, तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा? ये इस 1 को कन्वर्ट कर देगा जीरो में। दैट्स इट। डन। ये तो आपको पता है। बट अगर मान लीजिए कि आपने यहां पे लिख दिया -14 और उसके पहले लगा दिया नॉट, तो इस केस में भी ये इसको काय में कन्वर्ट कर देगा? जीरो में। अगर आपने लिख दिया मान लीजिए 14 और उसके पहले क्या लगा दिया? नॉट, तो ये भी क्या करेगा? इसको काय में कन्वर्ट कर देगा? जीरो में। 7 लिखा है, उसके पहले भी आपने क्या लगा दिया? नॉट, तो ये काय में कन्वर्ट कर देगा? जीरो में। तो जो नॉट ऑपरेटर होता है वो किसी नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो मतलब ट्रू, रिमेंबर, तो उसको काय में कन्वर्ट कर देगा? जीरो में। हाँ, बट अगर मैं उल्टे की बात करता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई जीरो वैल्यू ली, तो जीरो को ये नॉन जीरो में कन्वर्ट नहीं करेगा, ये जीरो को कन्वर्ट करेगा 1 में। डन। तो अगर अपन कंसेप्चुअली बात करें तो ट्रू और फॉल्स की बात की जाए तो ट्रू का मतलब होता है नॉन जीरो, जीरो को छोड़ के हर वैल्यू ट्रू मानी जाती है। बट अगर अपन कन्वर्जन पर्सपेक्टिव से बात करें तो यहां पर अगर जीरो है तो जीरो से केवल 1 में कन्वर्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि जीरो से ये -7 बन गया, -8 बन गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पे लिखा है जीरो और जीरो के पहले क्या लगा दिया? नॉट, तो ये काय में कन्वर्ट कर देगा? उसको 1 में। मगर अगर आपने कोई नॉन जीरो वैल्यू ली है तो उसको केवल एक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, वो होगा आपका जीरो। ये चीज आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसकी आपको अपकमिंग न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगी। डन। तो पहला रूल क्या है? अगर मैं यहां पर किसी नॉन जीरो वैल्यू के ऊपर क्या अप्लाई करता हूं? नॉट ऑपरेटर को। डन। तो वो नॉन जीरो वैल्यू को काय में कन्वर्ट कर देगा? जीरो में। डन। और अगर मैं किसी जीरो पे ऊपर क्या अप्लाई करता हूं? नॉट, तो ये नॉन जीरो में कन्वर्ट नहीं करेगा, ये केवल और केवल 1 में कन्वर्ट करेगा। तो चलिए, जो भी मैंने अभी आपको बताया उस सारी चीज को मैं एक बार प्रैक्टिकली आपको रन करके दिखा देता हूं। तो ध्यान देना प्लीज। यहां पे जैसे मान लो कि आपने कोई स्टेटमेंट लिख दिया यहां पर वैल्यू इक्वल टू, दैट्स इट। अब परसेंटाइल डी लगा रहा हूं यहां पे, क्यों? क्योंकि मेरा आउटपुट इंटीजर में आएगा। परसेंटाइल डी, रिमेंबर, या तो आपका आंसर 0 आएगा या तो आपका आंसर 1 आएगा। तो यहां पर अगर मैं सिंपली स्टेटमेंट लिख देता हूं 14, डन, तो इस केस में क्या होगा? वैल्यू लिखा हुआ आएगा और देन परसेंटाइल डी की जगह पे किसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी? ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो अगर मैं इस कोड को कंपाइल करता हूं और रन करता हूं तो मेरे प्रोग्राम का आउटपुट आएगा 14। चल जा रहे? हाँ, ये आ गया। डन। तो आपका आंसर क्या आ गया? यहाँ पे 14। अब यहां पर अगर मैं इस सिंबल के पहले लगा देता हूं नॉट, अब मैंने यहां पर अगर नॉट लगा दिया तो क्या करेगा? नॉट लगा दिया, इस केस में जो 14 है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो नॉट ऑपरेटर होता है वो रिजल्ट को पलट देता है। तो अभी अगर इसकी बात किया तो ये केवल 14 है, मगर जब नॉट ऑपरेटर लगा दूंगा तो काय में कन्वर्ट कर देगा? इसको 0 में। तो एक बार अपन चेक करते हैं। कोड कंपाइल्ड, कोड रन, आउटपुट क्या मिला आपको? 0। दैट्स इट। डन। अगर मैं यहां पर एक और केस के ऊपर जाता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने 14 + 7, डन, तो इस केस में आपको आउटपुट क्या मिलेगा? चेक करिएगा प्लीज। 21, बिल्कुल सही है। बट तो अगर मान लीजिए मैंने यहां पर सिंबल लगा दिया नॉट, अब इस केस में आपको आउटपुट क्या मिलेगा?
तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आपका कौन कौन से सिंबल अवेलेबल है। पहला सिंबल अवेलेबल है नॉट और दूसरा सिंबल अवेलेबल है प्लस। और अगर प्रेसिडेंस टेबल के अकॉर्डिंग बात की जाए, जो मैंने आपको बताई थी, उस प्रेसिडेंस टेबल के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो वहां पर नॉट ऑपरेटर पहले वर्क करता है। डन। तो इस केस में क्या होगा, ये जो 14 है उसको नॉट ऑपरेटर 0 में बदल देगा। डन। तो 14 नंबर था, उसमें नॉट ऑपरेटर अप्लाई हुआ, तो यहां पर रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका 0, और 0 के अंदर क्या एड ऑन होगा आपका 7। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करता हूं तो आप एक चीज नोटिस करोगे, आपका आंसर आएगा केवल 7। डन। ये केवल इन चीजों पे अप्लाई नहीं है। अगर हाँ मान लीजिए आपने यहां पर कोई स्टेटमेंट लिख दिया -7, उसके ऊपर क्या अप्लाई कर दिया आपने, नॉट ऑपरेटर, इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0। मतलब किसी भी केस की बात की जाए, 0 को छोड़कर अगर कोई दूसरी वैल्यू होगी तो उस वैल्यू को नॉट ऑपरेटर काय में कन्वर्ट कर देगा, 0 में। डन। और इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करता हूं 0 की, मैंने लिखा 0 और इसके ऊपर क्या लगा दिया, नॉट, इस केस में क्या होगा, इस केस में ये इसको कन्वर्ट कर देगा 1 में। डन। तो ये चीज आपको आपके माइंड में बिठा के रखनी है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। डन। तो चलिए हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं इसी के बेस पे। अब आपके सामने यहां पर एक न्यूमेरिकल अवेलेबल है जिसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। रिमेंबर एक चीज ध्यान रखना कि आपको न्यूमेरिकल पर दिमाग लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ये प्रेसिडेंस टेबल आपके माइंड में बिठा लोगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। डन। तो चलिए इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग सिंबल अवेलेबल है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और भी अलग अलग सिंबल अवेलेबल है। तो हमारा पहला काम क्या है, हमारा पहला काम है प्रायोरिटी टेबल को चेक करना। तो प्रायोरिटी टेबल में सबसे हायर प्रायोरिटी सिंबल कौन सा है, तो सबसे हायर प्रायोरिटी सिंबल आपका है अवेलेबल, उसका नाम है नॉट। डन। तो यहां पर एक बार अपन चेक करते हैं कि क्या यहां पर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर अवेलेबल है। तो भैया बिल्कुल अवेलेबल है, ये रहा। तो हमारा पहला काम क्या, इसको सॉल्व करना। तो देखिएगा प्लीज, तो z एज इट इज 24 प्लस 67 इंटू एज इट इज, यहां तक का एज इट इज। मगर उसके बाद आप देख रहे हो यहां पे लिखा हुआ लॉजिकल नॉट 4। अब 4 क्या है, एक नॉन जीरो वैल्यू है, और नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, नॉन जीरो काय में कन्वर्ट कर देगा, 0 में। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सॉल्व होके बन जाएगा 0। डन। ग्रेटर देन 7 प्लस 36 लेस देन इक्वल टू 9 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 8। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको ढूंढना पड़ेगा अदर हायर प्रायोरिटी सिंबल को। तो अदर हायर प्रायोरिटी सिंबल ये रहे, इसके अलावा एक ये रहा। तो इनको सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पे। तो आपका स्टेटमेंट क्या बनेगा, 24 जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा, प्लस अब यहां पर 67 इंटू 0, यहां पर आपका रिजल्ट हो जाएगा 0। दैट्स इट। ग्रेटर देन 7 प्लस 36 लेस देन इक्वल टू 9 प्लस, अब 24 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा यहाँ पे 3। अगर किसी के माइंड में 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो वापस ध्यान दे लो, ये दोनों वैल्यू इंटीजर हैं, रिजल्ट भी कैसा आएगा, इंटीजर। डन। इक्वल टू 8। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपके हायर प्रायोरिटी सिंबल कौन है, आपके प्लस और माइनस। तो यहां पर पहले प्लस वर्क करेगा, तो मान लीजिए 24 प्लस 0 क्या बन गया वापस से 24। ग्रेटर देन 7 प्लस 36, आपका यहां पर आंसर आएगा 43। डन। लेस देन इक्वल टू, अब यहां पर स्टेटमेंट क्या बना हुआ, 9 प्लस 3, तो 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 12 इक्वल टू 8। तो ये आपका स्टेटमेंट बना। अब यहां पर आप देखोगे कि हायर प्रायोरिटी वाले सिंबल कौन कौन है भैया, हायर प्रायोरिटी वाला ग्रेटर देन है, हायर प्रायोरिटी वाला लेस देन इक्वल टू है। तो पहले ये दोनों सॉल्व होंगे और ये बेचारा लास्ट में जाएगा। डन। तो चलिए अपन इनको सॉल्व करते हैं। तो आपका स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि वर्किंग लेफ्ट टू राइट है। रिमेंबर देखिए, लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, कैसे वर्क करते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो यहां पर जो लेफ्ट में होगा पहले वर्क करेगा, तो लेफ्ट में कौन है ये, राइट में कौन है ये। डन। तो यहां पर क्या होगा, पहले ये वाला ऑपरेटर वर्क करेगा। तो 24 ग्रेटर देन 43, सही या गलत, ऑब्वियस सी बात है भैया, गलत। डन। तो स्टेटमेंट क्या बन गया, 0 लेस देन इक्वल टू 12 इक्वल टू 8। डन। आगे बढ़ते हैं।
अब यहां पर 0 लेस देन इक्वल टू 12 पहले वर्क करेगा, तो 0 क्या 12 से छोटा है बराबर है? बराबर तो नहीं है मगर छोटा है, तो इस केस में भी आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1, और 1 इक्वल टू 8। अब यहां पर कौन सा सिंबल लगा हुआ भैया? इक्वल टू, कंपैरिजन हो रहा है, क्या 1 8 के बराबर है, हाँ या ना? ना, तो यहां पर आपका रिजल्ट क्या आएगा? 0। और इस 0 की बात करें तो 0 कहां में जा रहा है भैया? 0 जा रहा है आपके z वेरिएबल के अंदर, और z कैसा वेरिएबल है? फ्लोट। तो यहां पर इस z वेरिएबल की बात की जाए तो z की वैल्यू आएगी 0.00000। डन। तो जो न्यूमेरिकल मैंने आपको यहां पे बताया है, मैं एक बार आपको इसको प्रैक्टिकली रन करके दिखा देता हूं। तो चलिए, जो न्यूमेरिकल मैंने आपको समझाया तो वो न्यूमेरिकल मैंने यहां पे लिख दिया है। डन। अब यहां पर हम क्या करते हैं, हम यहां पर z की वैल्यू को एक बार प्रिंट करा के देखते हैं। तो आप एक चीज नोटिस करिएगा कि z की वैल्यू क्या आ रही है यहां पे। तो मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिख दिया, वैल्यू ऑफ z इक्वल टू परसेंटाइल f, क्योंकि z एक फ्लोट वेरिएबल है। देन कॉमा लगा के मैंने यहां पे लिख दिया है केवल और केवल z। डन। अब इस कोड को हम यहां पे कंपाइल और रन करते हैं। कोड कंपाइल्ड, कोड रन, आपके आंसर क्या गया? 0.00000। दैट्स इट। डन। तो ये न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा टफ नहीं है, आपको केवल फ्लो को समझना है। तो एक और न्यूमेरिकल पे आते हैं। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब यहां पर हम एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने यहां पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अवेलेबल है, और इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में फिर वही काम करना है, प्रायोरिटी चेक करो। तो हायर प्रायोरिटी पे कौन है भाई साहब? नॉट। तो यहां पर लॉजिकल नॉट अवेलेबल है। तो यहां पर इस स्टेटमेंट को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? 32 इंटू 2.5 प्लस नॉट 34, तो नॉट क्या करेगा? 34 को काय में कन्वर्ट कर देगा? 0 में। डन। लेस देन इक्वल टू 4, नॉट इक्वल टू 39। रिमेंबर यहां पर नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, नॉट नहीं है, ध्यान रखना। नॉट इक्वल टू अलग होता है और नॉट अलग होता है। डन। 39 एंड 87 प्लस 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इक्वल टू 4। तो ये आपका स्टेटमेंट बचा नॉट ऑपरेटर के सॉल्व होने के बाद में। अब यहां पे क्या होगा? अब यहां पर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आपके हायर प्रायोरिटी सिंबल कौन है? हायर प्रायोरिटी आपका मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड होता है। तो यहां पर केवल मल्टीप्लाई अवेलेबल है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो पहले ये वाला स्टेटमेंट आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो 32 इंटू 2.5, 32 64 16, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा यहां पर 80 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4, नॉट इक्वल टू 39 एंड 87 प्लस 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इक्वल टू 4। डन। तो ये आपके ऑपरेटर्स हो गए। अब यहां पे कौन वर्क करेगा? अब आपके प्लस और माइनस वर्क करेंगे, तो प्लस माइनस को निपटाओ। तो 80 प्लस 0 क्या आंसर आ जाएगा आपका यहां पर? 80 लेस देन इक्वल टू 4 एज इट इज, नॉट इक्वल टू 39 एज इट इज, एंड एज इट इज 87 प्लस 24। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 111 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इक्वल टू 4। दैट्स इट। क्लियर? अब यहां पर आपके हायर प्रायोरिटी वाले सारे सिंबल निपट चुके हैं। अब कौन बचा? अब वर्क करेगा आपका लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू। डन। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो यहां पर ये रहा एक हायर प्रायोरिटी का सिंबल, इसके अलावा ये रहा एक और हायर प्रायोरिटी का सिंबल। डन। तो इन दोनों को साफ करो पहले। तो 80 लेस देन इक्वल टू 4, 80 की बात की जाए तो 80 4 के बराबर या उससे छोटा है। तो भैया ना तो बराबर है ना ही छोटा है, तो यहां पर आंसर क्या आएगा आपका? 0। 0 नॉट इक्वल टू 39 एज इट इज, एंड एज इट इज। अब ये सॉल्व होगा आपका 111 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 111 की बात की जाए तो 3 के बराबर तो नहीं है भैया, मगर ग्रेटर है, तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1। डन। और इक्वल टू 4। क्लियर? तो ये आपका स्टेटमेंट बचा। अब इस स्टेटमेंट की अगर बात की तो इसमें आपके हायर प्रायोरिटी वाले सिंबल कौन कौन से हैं? तो यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि आपके पास नॉट इक्वल टू बचा हुआ है, एंड ऑपरेटर बचा हुआ है, इक्वल टू बचा हुआ है। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो इक्वल टू और नॉट इक्वल टू की प्रायोरिटी हायर होती है। डन। तो ये जो एंड है वो बाद में वर्क करेगा।
अब यहां पर आप एक चीज देख रहे हो कि नॉट इक्वल टू भी है और इक्वल टू भी है, तो पहले कौन वर्क करेगा? पहले जो लेफ्ट में होगा वो पहले वर्क करेगा। डन। तो यहां पर क्या होगा? 0 नॉट इक्वल टू 39 पहले वर्क करेगा। तो पहले आप इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 नॉट इक्वल टू 39, 0 39 के बराबर नहीं है। सही है या गलत है? बिल्कुल सही बात है भैया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1। देन एंड एज इट इज। अब उसके बाद कौन वर्क करेगा? ये वर्क करेगा। तो 1 इक्वल टू 4, 1 4 के बराबर है। क्या 1 4 के बराबर है? हाँ या ना? ना। तो यहां पर आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। डन। तो इतने वाले स्टेटमेंट का आंसर 1 आया, ये रहा, और इस वाले स्टेटमेंट का आंसर 0 आ जाएगा, तो ये रहा। अब कौन बचा भैया? अब बचा है केवल और केवल एंड। तो पहले एंड वर्क करेगा। तो एंड ऑपरेटर की अगर बात की जाए तो एंड के लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है? एंड के लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, और एंड के राइट हैंड साइड पे कौन है? 0। और हमने पढ़ा था कि अगर एंड ऑपरेटर की बात की जाए तो एंड के एक साइड पर मतलब कंडीशन 1 क्या होगा? 1 होगा, और एंड के राइट हैंड साइड पे क्या होगा? 0 होगा। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 0। डन। क्योंकि एंड ऑपरेटर तभी आपको रिजल्ट में 1 देता है जब दोनों साइड क्या होगा? 1। मगर इस केस में क्या अवेलेबल है कि लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है और राइट हैंड साइड पे क्या है? 0 है। तो ये जो 0 होगा ये आपका आउटपुट आएगा, और ये 0 किस में चले आएगा भैया? x के अंदर। और x की बात की जाए तो x कैसा वेरिएबल है? फ्लोट। तो यहां पर जो x वेरिएबल है इसकी वैल्यू अगेन आएगी 0.00000। दैट्स इट। डन। तो जो मैंने अभी आपको बताया उस चीज को मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली रन करके दिखा देता हूं। डन। तो यहां पर आ जाते हैं, चलिए। तो यहां पर आपके सामने मैंने पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पहले से लिख के रखा हुआ है। अपन एक बार इसको केवल रन करके देख लेते हैं। डन। तो मैंने कोड को कंपाइल किया, कोड को रन किया, आउटपुट क्या आया? 0.00000। दैट्स इट। डन। तो कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपके माइंड में होना चाहिए। तो मैंने आपके सामने अभी तक 3 से 4 5 न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व करके बताए हैं। इसके बेसिस पर आप खुद से कोई न्यूमेरिकल लो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात की जाए तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और हैं जिनके बेसिस पर आपके टेक्निकल रिटर्न में लगभग मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चंस बनेंगे, गारंटेड। डन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो हमने यहां पर लॉजिकल ऑपरेटर में टोटल मिला के 3 सिंबल पढ़े थे, एंड, और नॉट। मगर जो कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कंसेप्ट केवल और केवल एंड और से रिलेटेड है। डन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगर मैं यहां पर एंड ऑपरेटर की बात करूं तो एंड ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि एंड ऑपरेटर के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा होता है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे आप कंडीशन नंबर 1 को लिखते हो, और राइट हैंड साइड की बात की जाए तो वहां पर आप कंडीशन नंबर 2 को लिखते हो। डन। अब यहां पर बिहेवियर क्या है? बिहेवियर बहुत सिंपल सा भैया कि अगर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों क्या हो जाएंगी? ट्रू। पॉइंट को समझना। अगर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों क्या हो जाती है? ट्रू। मतलब पहले वाले का रिजल्ट भी ट्रू आता है और दूसरे वाले का रिजल्ट भी क्या आता है? ट्रू आता है। तो यहां पर एंड ऑपरेटर का रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। ट्रू मतलब क्या? 1। डन। तो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था। अब यहां पर एक प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो। देखिए, तो मान लीजिए कि आपने यहां पर कोई स्टेटमेंट लिखा। डन। तो मान लो ये आपका एंड ऑपरेटर है। अब एंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पर आपने यहां पर मेंशन कर दी है कंडीशन नंबर 1 को। डन। और राइट हैंड साइड की बात की जाए तो राइट हैंड साइड पर आपने यहां पर मेंशन करी है आपकी कंडीशन नंबर 2। और अगर अपन रूल और बिहेवियर के अकॉर्डिंग बात करें तो पहले कौन वर्क करेगा? पहले कंडीशन नंबर 1 वर्क करती है, उसके बाद में कंडीशन नंबर 2 वर्क करती है। डन। और उसके बाद में कौन वर्क करता है? आपका एंड ऑपरेटर वर्क करता है। तो ये आपका फ्लो होता है। डन। अब एक कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। तो मान लो कि आपने यहां पर कोई स्टेटमेंट लिखा। डन। और सबसे पहले कौन वर्क करेगा? सबसे पहले वर्क करेगी आपकी कंडीशन नंबर 1। डन। तो चलो, कंडीशन नंबर 1 ने वर्क कर लिया, और वर्क करने के बाद में मान लो कंडीशन नंबर 1 का जो आउटपुट आया वो आउटपुट था 0। 0 मतलब क्या? फॉल्स। अब मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश करो। एंड ऑपरेटर क्या बोलता है कि अगर दोनों साइड क्या होगा? 1, तो ही रिजल्ट क्या आएगा? 1। अब पॉइंट को यहां पे ध्यान समझने की कोशिश करना। पहली कंडीशन की बात की जाए तो पहली कंडीशन का रिजल्ट क्या आ रहा है आपका? 0। 0 मतलब क्या? फॉल्स।
अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, अब कौन वर्क करेगा? अब वर्क करेगी कंडीशन नंबर 2। बट प्रॉब्लम यहां पर यह है भैया कि अगर मैं कंडीशन नंबर 2 की बात करूं तो कंडीशन नंबर 2 का अगर रिजल्ट ट्रू आ भी जाता है, मान लो, कौन वर्क करेगा? कंडीशन नंबर 2। और कंडीशन नंबर 2 का रिजल्ट अगर मान लो वापस से 1 आ भी जाता है, तो इस केस में आपके आउटपुट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि पहली वाली कंडीशन क्या हो चुकी है आपकी? 0। जब पहली वाली कंडीशन 0 हो चुकी है, तो अगर राइट हैंड साइड वाली कंडीशन 1 भी हो जाएगी, तो भी उस केस में आपका रिजल्ट क्या आना है? आपका रिजल्ट यहां पर 0 ही आना है। डन? ठीक है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं एंड ऑपरेटर की बात करूं, कंसेप्ट समझना ध्यान से, अगर मैं एंड ऑपरेटर की बात करूं तो एंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन कंडीशन नंबर 1, दूसरी कंडीशन कंडीशन नंबर 2, तो एक चीज ध्यान रखना, एंड ऑपरेटर में अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स, तो राइट हैंड साइड वाली कंडीशन चेक ही नहीं होगी, वो वहां पर जाएगा ही नहीं, वो राइट साइड पे जाएगा ही नहीं। समझिए इस पॉइंट को। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो, जैसे मान लो कि एक कॉलेज है, जो अपना एग्जांपल चल रहा था लास्ट टाइम भी, उसी एग्जांपल पे आते हैं। मान लो अपन यहां पे बात कर लेते हैं मेडिकेप्स कॉलेज की। डन? अब मेडिकेप्स कॉलेज ने कॉलेज की सीएस ब्रांच के अंदर एडमिशन के लिए कंडीशन लगा दी। क्या बोला भैया? कि आपके जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 75 होना चाहिए, और साथ ही साथ जो जेई मेंस के जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होना चाहिए। अगर आप इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करोगे तो एडमिशन मिलेगा। डन? अब एक काम करते हैं, मान लो कोई स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट है, इन भाई साहब का नाम क्या? मान लीजिए अंकित। डन? अब पॉइंट को समझना, मान लो अंकित भाई कॉलेज में एडमिशन के लिए गए, तो मान लो यहां पर एक टेबल लगी हुई थी, और टेबल पे कोई भाई साहब बैठे हुए थे, सर बैठे हुए थे मान लो फॉर एग्जांपल, और इनका काम क्या है? इन सर की बात की जाए तो इनका काम है परसेंटेज चेक करना। क्या चेक करना भैया? परसेंटेज, कि स्टूडेंट के परसेंटेज क्या हैं। अगर वो 75 के बराबर है, उससे ज्यादा है, तो आगे जाएंगे। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर एक और व्यक्ति बैठा हुआ है, और इन पर्सन की अगर बात की जाए तो इनका काम क्या है? इनका काम है जेई मेंस के मार्क्स चेक करना, इनका काम है 12th के परसेंटेज चेक करना, और इनका काम है जेई मेंस के मार्क्स चेक करना। चलो, तो अंकित भाई साहब कहाँ गए? अंकित भाई साहब गए सबसे पहले पहले वाले सर के पास में, तो इन सर का नाम है मान लो फॉर एग्जांपल ए। अब इन्होंने क्या करा? अंकित ने अपनी 12th की जो मार्कशीट है वो सर को दिखाई। अंकित ने सर से बोला कि सर ये रही मेरी 12th की मार्कशीट। अब सर ने इसकी मार्कशीट को देखा, और इसके जो परसेंटेज थे, मान लो अंकित के जो 12th के परसेंटेज थे वो थे 70। डन? अब इस केस में मुझे एक चीज बताओ, अंकित के परसेंटेज क्या है? 70, और सर को जो परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है वो कितने हैं आपके? मिनिमम 75। मतलब आपकी कंडीशन यहीं पे क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि बिहेवियर के अकॉर्डिंग बात की जाए तो ये परसेंटेज 75 के बराबर उससे ज्यादा होनी चाहिए, और जेई मेंस के मार्क्स 90 के बराबर उससे ज्यादा होने चाहिए। अब मान लो भैया कि आपने यहां पर अपनी मार्कशीट दिखाई और आपके परसेंटेज थे 70, जो ए सर है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? कि उनको 75% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। तो आपकी कंडीशन यहीं पर क्या हो चुकी है? यहीं पर आपकी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। तो भैया अगर आपकी कंडीशन पहली जगह पे ही क्या हो चुकी है? फॉल्स, तो यहां पर जो बी नाम के सर है इनके पास जाने की जरूरत क्या है? चलो तुम यहां पर बी के पास पहुंच भी गए और आपकी दूसरी वाली कंडीशन ट्रू भी हो गई, तो भी उस केस में आपको एडमिशन तो मिलना ही नहीं है, क्योंकि पहली कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। और एंड क्या बोलता है? कि एडमिशन तभी मिलेगा जब पहली वाली कंडीशन भी क्या हो जाए? ट्रू, और दूसरी वाली भी क्या हो जाए? ट्रू। डन? तो एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं एंड ऑपरेटर की बात करूं तो एंड ऑपरेटर में अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन मतलब कंडीशन 1 अगर क्या हो गई? फॉल्स, मतलब 0, तो राइट हैंड साइड वाली कंडीशन चेक ही नहीं होती है, वो राइट हैंड साइड पे जाएगा ही नहीं। चेक होना तो बात का मैटर है। डन? क्लियर है? अब कंसेप्ट को अपन प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आराम से सोचो
और उसका जवाब देने की कोशिश करो। दो पार्ट है, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2। चलिए इमेजिन करो, अगर कंडीशन 1 ट्रू हो गई, ट्रू मतलब 1, तो क्या राइट हैंड साइड पे जाना चाहिए, हाँ या ना? तो आपका आंसर है हाँ, यस। क्यों? क्योंकि जब पहली कंडीशन ट्रू हो चुकी है तो दूसरी वाली कंडीशन को चेक करना है अपने को, क्योंकि वो भी ट्रू हो सकती है। डन। तो ये वाले केस में अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो दूसरी कंडीशन पे जाएगा। दूसरा केस, अगर कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 की बात की जाए तो कंडीशन नंबर 1 अगर क्या हो गई, फॉल्स, तो क्या कंडीशन नंबर 2 पे जाना चाहिए, यस और नो? नो। डन। तो ये आपका कंसेप्ट है एंड के बारे में। तो एंड ऑपरेटर में अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू हो जाए तो दूसरी वाली कंडीशन पे जाएगा, और एंड ऑपरेटर में अगर पहली वाली कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स, तो दूसरी वाली कंडीशन पे नहीं जाएगा, उसको चेक भी नहीं करेगा। डन। तो ये तो बड़ा एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो गया। डन। अब इस थ्योरेटिकल कंसेप्ट की अगर बात की जाए तो इसको मैं प्रैक्टिकली कैसे प्रूफ करूंगा? मान लो आप किसी वाइवा में गए और आपने मतलब ज्ञान बांटने के लिए बोल दिया, सर एंड ऑपरेटर की बात किया तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है, अगर लेफ्ट वाली कंडीशन फॉल्स हो गई ना सर, तो राइट वाली वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तुमने ज्ञान तो बांट दिया भावुकों के। अब प्रॉब्लम यहां पर ये, जस्टिफाई कैसे करोगे भाई साहब, ये प्रूव कैसे करोगे कि एंड वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो राइट पे गए ही नहीं वो? तो इसको प्रूफ करने का भी एक कंसेप्ट है। तो चलिए उस कंसेप्ट के ऊपर, तो ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, इस कंसेप्ट को अगर आप प्रूव करना चाहते हो तो इसको प्रूव करने के पहले आपको एक चीज को और समझना पड़ेगा। डन। तो मैं आपके सामने एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिख रहा हूं। मान लीजिए मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिखा, इंटीजर x इक्वल टू 10 प्लस 20। डन। अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात की जाए तो मुझे एक चीज सोच के बताओ कि इस स्टेटमेंट में जो x वेरिएबल है इसका आंसर क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर इसका आंसर आएगा 30। बिल्कुल सही बात है, कुछ गलत नहीं है इसके अंदर। डन। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप कोई स्टेटमेंट लिखते हो ना प्रोग्रामिंग के अंदर, तो आपको एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। ये मेरा कंसेप्ट है। डन। जब भी कोई स्टेटमेंट आप सी लैंग्वेज में लिखते हो तो उस स्टेटमेंट के बारे में आपको यहां पे दो चीज सोचना पड़ेगी। पहला, वो स्टेटमेंट कर क्या रहा है, सिंपल, उस स्टेटमेंट का काम क्या है, कर क्या रहा है वो भैया। डन। दूसरा, वो स्टेटमेंट जो कर रहा है उसके बाद में आउटपुट में क्या दे रहा है। डन। तो आपको दो चीज सोचनी है, पहला कि वो स्टेटमेंट कर क्या रहा है और वो स्टेटमेंट आउटपुट में क्या दे रहा है, ये दो चीज आपको सोचनी पड़ेगी। डन। तो चलिए अपन आते हैं इसी स्टेटमेंट के ऊपर। तो आपने स्टेटमेंट क्या लिखा, इंटीजर x इक्वल टू 10 प्लस 20। तो इस स्टेटमेंट के ऊपर आप पहले स्टेटमेंट को सोचो, क्या कर क्या रहा है। तो भैया ये स्टेटमेंट कर रहा है एडिशन, बिल्कुल सही बात है, कर लिया। तो 10 और 20 का एडिशन हुआ। अब उसके बाद में दूसरा पॉइंट, आउटपुट में क्या दे रहा है, जो ऐड किया उसका जो आंसर आया क्या 30, वो आउटपुट में दे दिया भैया। तो वो आउटपुट किसके पास आ गया, x के पास में। डन। तो आपने स्टेटमेंट के बारे में क्या सोचा कि ये स्टेटमेंट कर क्या रहा है और ये स्टेटमेंट दे क्या रहा है। डन। अब एक चीज ध्यान रखना, अब मैं यहां पर आपके सामने एक अलग स्टेटमेंट लिख रहा हूं, को ध्यान से सुनना। मान लो कि मैंने यहां पर एक स्टेटमेंट लिख दिया है, इंटीजर x इक्वल टू प्रिंटफ। अब ऐसी चीज शायद आपने अभी तक कोडिंग में नहीं देखी होगी। डन। तो मान लीजिए मैंने लिखा इंटीजर x इक्वल टू प्रिंटफ हेलो, दैट्स इट। अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की अगर बात की जाए तो इस स्टेटमेंट में आपको यही सोचना है कि कर क्या रहा है और मिल क्या रहा है, मतलब आउटपुट क्या मिल रहा है। डन। तो एक चीज ध्यान देना, तो मैं यहां पर सबसे पहले राइट हैंड साइड वाले पार्ट को देखूंगा। तो राइट हैंड साइड वाले पार्ट की अगर बात की जाए तो यहां पे स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, प्रिंटफ हेलो। डन। तो वही चीज सोचो जो आपको मैंने बोला, क्या कर क्या रहा है। तो प्रिंटफ हेलो ये स्टेटमेंट की अगर बात करें तो ये स्टेटमेंट करता क्या है भैया, आपको पता है कि ये स्टेटमेंट आपकी आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट करा देगा,
ये स्टेटमेंट आपकी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करा देगा हेलो। डन, बात खत्म। तो हेलो प्रिंट हो गया। मगर अब दूसरा पॉइंट सोचो, ये जो स्टेटमेंट था इसने हेलो तो प्रिंट करा दिया, मगर ये आउटपुट में क्या दे रहा है? मतलब एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं किसी भी फंक्शन की बात करूं तो हर फंक्शन आउटपुट में कुछ ना कुछ देता है। डन। तो अगर मैं प्रिंटफ फंक्शन की बात करूं तो जो प्रिंटफ फंक्शन होता है वो आउटपुट में जितने कैरेक्टर प्रिंट करवाए हैं उनकी काउंटिंग देता है। समझना ध्यान से। वापस से, प्रिंटफ स्टेटमेंट करता क्या है? प्रिंटफ स्टेटमेंट हेलो प्रिंट कराएगा, तो भैया उसका काम क्या है? प्रिंट करवाना, तो प्रिंट करा दिया। मगर प्रिंट कराने के बाद में वो देता क्या है? वो जितने कैरेक्टर प्रिंट कराए, कितने कैरेक्टर प्रिंट कराए भैया उसने? 5, उनकी काउंटिंग देगा। काउंटिंग, तो काउंटिंग क्या है भैया? आपने कितने कैरेक्टर प्रिंट कराए? 5, तो यहां पर x के अंदर आ जाएगा आउटपुट के फॉर्म में 5। डन। और अगर आप यहां पे अगली लाइन लिख दोगे, प्रिंटफ वैल्यू स्लैश n वैल्यू ऑफ x इक्वल टू परसेंटाइल d कॉमा x, तो यहां पर जो x है इसकी वैल्यू प्रिंट होगी 5। डन। जो मैंने बोला अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर पीछे जाओ, वापस से पढ़ो और वापस समझने की कोशिश करो। डन। तो जो मैंने आपको बताया मैं उसको आपको एक बार प्रैक्टिकली रन करके दिखाता हूं। तो यहां पर आपके सामने मैं वही स्टेटमेंट लिख रहा हूं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। तो मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर x, और x के आगे मैंने स्टेटमेंट लिख दिया प्रिंटफ देन हेलो, दैट्स इट। और देन मैंने अगली लाइन में स्टेटमेंट लिख दिया प्रिंटफ स्लैश n वैल्यू ऑफ x इक्वल टू परसेंटाइल d कॉमा x, दैट्स इट। अब इस प्रोग्राम में होगा क्या? पहले आपका प्रिंटफ वर्क करेगा, तो जैसे प्रिंटफ वर्क करेगा यहां पर आपकी आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा? आपकी आउटपुट स्क्रीन पे पहले प्रिंट होगा हेलो। डन। हेलो प्रिंट करने के बाद में काउंटिंग, कितने कैरेक्टर प्रिंट करा उसकी काउंटिंग किसको दे देगा? वो x को। तो x के अंदर क्या आ जाएगा? 5। तो जब मैं यहां पे प्रिंट कराऊंगा x की वैल्यू को, तो यहां पर x की जो वैल्यू प्रिंट होगी वो वैल्यू प्रिंट होगी 5। तो एक बार अपन कोड को कंपाइल करते हैं, कोड को रन करते हैं, आउटपुट क्या मिला आपको? दैट्स इट। डन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो प्रिंटफ स्टेटमेंट आपको आउटपुट में क्या जनरेट करके देता है? जितने कैरेक्टर उसने प्रिंट कराए उनकी काउंटिंग। डन। अब एक चीज ध्यान देना, यहां पर अगर मैं एक स्पेस दे दूंगा तो इस केस में आपका आउटपुट क्या आएगा? 6। डन। क्यों? क्योंकि स्पेस भी अपने आप में एक कैरेक्टर है। अगर मैं यहां पर सारी चीजों को हटा देता हूं और केवल एक स्पेस रख दी तो इस केस में क्या होगा? प्रिंट क्या होगा? एक स्पेस प्रिंट होगी पहले, और उसके बाद में आपको क्या मिलेगा? 1। डन। अगर मैं यहां पर से सब कुछ हटा देता हूं, डन, इस केस में प्रिंटफ कुछ प्रिंट करवा रहा है क्या? नहीं प्रिंट करवा रहा है, तो उस केस में x के अंदर क्या आ जाएगा आपका? 0। कोड कंपाइल्ड, कोड रन, आउटपुट क्या मिला आपको? 0। डन। अब एक चीज ध्यान रखना, एक छोटा सा पॉइंट और है जो काम आएगा अभी। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया हेलो। डन। और इस कोड को अगर मैं क्या करता हूं, कंपाइल और रन करता हूं, तो मुझे यहां पर आउटपुट में क्या मिलेगा? 5। डन। हेलो पहले प्रिंट हुआ, उसके बाद उसकी काउंटिंग आई में आ गई x में, और x की वैल्यू को अपने प्रिंट करा दिया, तो x की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई? यहां पे 5। बात खत्म। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब यहां पर अगर मैं शुरुआत में स्लैश n लगा दूं, अब एक चीज ध्यान रखना, स्लैश n इसको क्या बोला जाता है? एस्केप सीक्वेंस। असाइनमेंट शीट में आप जाएंगे इसके प्रीवियस सेक्शन की फंडामेंटल्स, तो उसके असाइनमेंट सेक्शन का जो सेकंड वीडियो है उसमें हमने एस्केप सीक्वेंस के बारे में बात की है। डन। तो ये क्या है बेटा? इस आपने लगाया स्लैश n, तो स्लैश n क्या है? इट्स कॉल्ड एस्केप सीक्वेंस। और एक चीज ध्यान रखना, अब अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? 6। कंपाइलर की बात की जाए तो जो भी कैरेक्टर आप एस्केप सीक्वेंस में लिखते हो
स्लैश एन स्लैश आर स्लैश टी स्लैश पी, तो ये जो होते हैं बेटा, ये सारे के सारे दोनों कैरेक्टर मिलाकर एक सिंगल कैरेक्टर माने जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप इसको एक कैरेक्टर और इसको एक कैरेक्टर काउंट नहीं करोगे। एस्केप सीक्वेंस में स्लैश के साथ में जो लिखा हुआ है ये दोनों मिलाकर एक कैरेक्टर काउंट होगा। डन। तो अगर मैं यहां पर अगेन लिख देता हूं स्लैश एन, तो यहां पर आपका आउटपुट क्या आएगा, 6 या 7, 7, दैट्स इट, डन। तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो चलिए अब एंड ऑपरेटर की बात किया, तो एंड ऑपरेटर के बारे में जो बिहेवियर मैंने आपको बताया, उस बिहेवियर को हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर उस बिहेवियर को प्रूव करने के लिए आपको इस कंसेप्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो चलिए मान लीजिए कि मैंने आपके सामने यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा, इंटीजर x इक्वल टू प्रिंट एफ और यहां पे लिख दिया हमने हेलो, डन, इन्वर्टेड क्लोज, डन। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज, मैं यहां पर लगा रहा हूं बीच में एंड ऑपरेटर और इसके बाद मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है शॉर्ट में प्रिंट एफ जावा, डन। और लास्ट में पन्ने क्या करा, सेमीकॉलन लगा दिया। और देन अगली लाइन में मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है प्रिंट एफ स्लैश एन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू परसेंटाइल डी कॉमा एक्स, दैट्स इट। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल की बात की जाए तो इस न्यूमेरिकल को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आपको पहले तो ये वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया। इसके पहले मैंने आपको प्रेसिडेंस के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि कौन सा पहले वर्क करता है, एंड ऑपरेटर पहले वर्क करता है या और ऑपरेटर पहले वर्क करता है, ये मैंने आपको बताया है इसके प्रीवियस वीडियो के अंदर, डन। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात की जाए तो पहले आपको यहां पे देखना पड़ेगा कि कितने सिंबल अवेलेबल हैं। तो आपके पास में 2 सिंबल अवेलेबल हैं, एक सिंबल ये रहा और एक सिंबल आपका ये रहा, डन। अब अगर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग बात की जाए तो प्रायोरिटी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, और उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग बात की जाए तो एंड ऑपरेटर यहां पे पहले वर्क करेगा। मगर एंड ऑपरेटर की बात की जाए तो एंड ऑपरेटर के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एलएचएस और एक होता है आपका आरएचएस, डन। तो एलएचएस आरएचएस में पहले कौन वर्क करेगा, तो सबसे पहले वर्क करेगा आपका एलएचएस, मतलब ये वाला एरिया वर्क करेगा एंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड का एरिया, डन। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, तो यहां पर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बारे में आपको ये दोनों चीजें वापस से सोचना है, क्या कर क्या रहा है और मिल क्या रहा है, डन। तो चलिए पहले अपन इस स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। इन स्टेटमेंट के बारे में क्या सोचना है भैया, कर क्या रहा है, तो क्या लिखा है भैया, प्रिंट एफ हेलो। तो प्रिंट एफ हेलो करता क्या भाई साहब, तो ये मान लीजिए आपकी कंसोल स्क्रीन है, आउटपुट स्क्रीन। तो प्रिंट एफ हेलो क्या करेगा, प्रिंट एफ हेलो आपकी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करा देगा हेलो, बात खत्म हो गई, क्या कठिन था इसके अंदर, डन। अब दूसरा पॉइंट सोचो, मिल क्या रहा है, तो मैंने आपसे क्या बोला था कि प्रिंटफ फंक्शन जब प्रिंट करा देगा, तो प्रिंट करा दिया भैया, ये हो गया प्रिंट, यहां पे उसको प्रिंट कराने के बाद में ये आउटपुट के फॉर्म में देगा काउंटिंग। तो काउंटिंग क्या हो गई भैया आपकी 5, डन। अब कई लोगों के माइंड में आएगा कि सर ये 5 एक्स में जाएगा, ना भैया अभी एक्स में नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी एंड की वर्किंग कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये जो आउटपुट है ये टेम्परेली इसी जगह पे पड़ा रहेगा। तो प्रिंटफ ने क्या करा, प्रिंटफ ने पहले हेलो प्रिंट कराया और एक आउटपुट जनरेट किया, वो आउटपुट क्या है 5, वो 5x के अंदर नहीं जाएगा, डन। और ये 5 यहीं पे पड़ा रहेगा। अब एक चीज नोटिस करो, अब यहां पर अगर मैं एंड ऑपरेटर की बात करूं तो एंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पर क्या रखा हुआ है, एंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पर रखा हुआ है 5, और 5 की बात की जाए तो 5 एक नॉन जीरो वैल्यू है, और नॉन जीरो की बात की जाए तो नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, ट्रू, डन। मतलब अदर वर्ड में बोल सकता हूं कि एंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में जो रखा हुआ है वो ट्रू है, और अगर ये ट्रू है तो इस केस में ये कहां जाएगा, राइट हैंड साइड पे, क्योंकि आपने पढ़ा है कि एंड ऑपरेटर में अगर लेफ्ट वाली कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू, तो राइट हैंड साइड पे जाएगा। तो भैया राइट साइड पे गया।
अब राइट साइड की बात करें, यहां पर क्या मिला अगेन आपको, प्रिंटफ जावा। तो जैसे यहां पर प्रिंटफ जावा वर्क करेगा तो वही दोनों पॉइंट कर क्या रहा है भैया, जावा प्रिंट करा रहा है। तो भैया येलो हेलो, उसके बाद में क्या प्रिंट हो गया, जावा। अब ये स्टेटमेंट आउटपुट में क्या देगा बेटा, आउटपुट में आपको जनरेट करके देगा 4। अब इस 4 की बात की जाए तो 4 अगेन कैसी वैल्यू है भैया, नॉन जीरो। और नॉन जीरो का मतलब क्या होता है भाई साहब, ट्रू। तो अब आप एक चीज नोटिस करो, एंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड ने वर्क कर लिया, प्रिंटफ हेलो था, उसने हेलो प्रिंट कराया और जनरेट करा 5। एंड ऑपरेटर के राइट हैंड साइड ने वर्क कर लिया, प्रिंट कराया जावा, उसको जनरेट करके दिया कितना, 4। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि एंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रखा हुआ है, 5। एंड ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे क्या रखा हुआ है आपका, 4। डन। मतलब एंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे भी नॉन जीरो वैल्यू है और एंड ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे भी नॉन जीरो वैल्यू है। अदर वर्ड में बोल सकते हैं कि एंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या अवेलेबल है, ट्रू। और एंड ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे भी क्या अवेलेबल है, ट्रू। मतलब एंड ऑपरेटर के दोनों साइड में ट्रू है। और आपको एक चीज पता है कि एंड के अगर दोनों साइड पे क्या होगा, ट्रू, तो इस केस में एंड ऑपरेटर रिजल्ट में क्या देता है, ट्रू। तो एक चीज ध्यान रखना, इस केस में जो एक्स वेरिएबल है उस वेरिएबल में आपका आउटपुट आ जाएगा 1। डन। और मैंने अगले लाइन में क्या करा है, वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमने क्या करा बेटा, एक्स की वैल्यू को प्रिंट कराया, तो एक्स की वैल्यू क्या है, 1। तो अगली लाइन में यहां पे आउटपुट मिलेगा वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 1। तो ये आपका आउटपुट होगा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का। तो एक बार अपन इसको रन करके देखें। तो चलिए, अब यहां पर आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूं। तो मैंने यहां पे लिखा प्रिंटफ हेलो, डन। और बीच में लगा दिया मैंने एंड, और देन मैंने एक और स्टेटमेंट लगा दिया प्रिंटफ, और देन लगा दिया अपन ने जावा। क्लियर। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूं तो एक्सप्लेनेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं इसका कि ये कैसे वर्क कर रहा है। डन। तो इस पर्टिकुलर केस को अगर मैं कंपाइल और रन करूंगा तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि आपका आउटपुट क्या आ रहा है, हेलो जावा 1। क्लियर। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कंसेप्ट है बस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करें अपन, यहां पे हम यहां पर अगर इस हेलो को यहां से हटा दें तो क्या होगा, ध्यान देना प्लीज। अगर मैंने यहां पर से इस हेलो को हटा दिया, आप खुद सोचो, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन करो और खुद कॉपी पे कंसेप्ट के बेस पे सॉल्व करो, और उसके बाद मैं जो आउटपुट बता रहा हूं उसको कंपेयर करो कि आपका आउटपुट और मेरा आउटपुट सही है या नहीं है, या आपके कंसेप्ट और मेरे कंसेप्ट मैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। डन। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर आप इस स्टेटमेंट को सॉल्व करोगे तो पहले कौन वर्क करेगा, पहले वर्क करेगा एंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड वाला प्रिंटफ। तो प्रिंटफ क्या करेगा भैया, प्रिंटफ प्रिंट करवाएगा भैया, मगर प्रॉब्लम यह है कि प्रिंटफ के ब्रैकेट के अंदर तुमने कुछ लिखा ही नहीं है, तो कुछ प्रिंट होगा क्या, हाँ या ना, ना, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो जब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा तो जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट यहां पर जनरेट करके देगा 0। डन। मतलब लॉजिकली अगर बात की जाए तो एंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या पड़ा हुआ रहेगा, 0। और अगर एंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में 0 पड़ा होगा तो क्या राइट हैंड साइड पे जाएगा, हाँ या ना, नहीं। और जब राइट हैंड साइड पे भी नहीं जाएगा तो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ प्रिंटफ जावा, तो क्या जावा प्रिंट होगा, वो भी प्रिंट नहीं होगा, गए नहीं तो प्रिंट कैसे होगा। तो इस केस में लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है, राइट हैंड साइड पे गया ही नहीं है। तो अगर एंड ऑपरेटर की बात करें तो एंड ऑपरेटर का रूल क्या बोलता है कि एक साइड पे अगर 0 अवेलेबल है तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो वो 0 काय में आ जाएगा आपके एक्स के अंदर, और देन आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू को यहां पे प्रिंट करा दोगे। तो अगर मैं इस कोड को कंपाइल और रन करता हूं तो यहां पर आपका आउटपुट आएगा केवल वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ना तो जावा ना हेलो, कुछ नहीं। डन। अगर आप चाहो तो मैं एक बार इसको डायग्रामेटिकली बता देता हूं, कई स्टूडेंट के साथ इश्यू हो सकता है। तो यहां पे देखिएगा प्लीज, तो मैंने यहां पे स्टेटमेंट क्या लिखा था जो भी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इंटीजर एक्स इक्वल टू प्रिंटफ, और मैंने यहां पर प्रिंटफ के ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा, स्पेस भी नहीं है, ध्यान रखना, स्पेस हो जाएगी तो स्पेस एक कैरेक्टर काउंट हो जाएगा। डन। तो मैंने यहां पे लगा दिया बीच में एंड, और देन आपने यहां पे स्टेटमेंट लगा दिया है प्रिंटफ
और आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया मान लीजिए जावा, और देन आपने अगले एंड में स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ स्लैश एन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू परसेंटाइल डी कॉमा एक्स, दैट्स इट। अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा प्लीज, इस पर्टिकुलर केस में पहले कौन वर्क करेगा, पहले वर्क करेगा एंड ऑपरेटर, मगर एंड ऑपरेटर में भी पहले कौन वर्क करेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ, और ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब यहां पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो ये आपकी कंसोल स्क्रीन है और मान लो इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, डन। अगर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा तो प्रिंटफ फंक्शन के वर्क करने के बाद आउटपुट क्या जनरेट होगा, आउटपुट जनरेट होगा 0। अब एंड ऑपरेटर देखेगा कि एंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 0। अब एंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर 0 है, 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स, तो उस केस में राइट हैंड साइड पे जाएगा क्या, नहीं जाएगा भैया। और जब राइट साइड पे जाएगा ही नहीं तो ये जो जावा वाला स्टेटमेंट ये वर्क ही नहीं करेगा, मतलब प्रिंट ही नहीं होगा, डन। मतलब यहां पर अभी तक कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। अब यहां पर एंड के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 0 है, तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा, 0, वो काय में आ जाएगा आपके एक्स के अंदर, डन। और यहां पर हम एक्स की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0, दैट्स इट। तो ये होता है आपका एंड ऑपरेटर का कंसेप्ट, डन। मैं एक चेंज और कर रहा हूं, आप फटाफट इसको कैलकुलेट करें, खुद बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। अगर आप चाहें तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो यहां पर अगर मान लीजिए मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है कुछ ऐसा, प्रिंट एफ, और देन मैंने यहां पे लिख दिया हेलो, सॉरी हेलो, और यहां पर जावा की बात करें तो जावा की जगह मैंने कुछ नहीं लिखा है, डन। अब इस केस की अगर बात की जाए तो इस केस में आपका आउटपुट क्या आएगा, आपको सोच के वीडियो को एक बार पॉज करो और सोच के देखो इसका आंसर क्या आएगा। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं इस कोड को कंपाइल और रन करूंगा तो मेरा आंसर आएगा हेलो वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0। चेक करिए क्यों, फटाफट देख लो। पहले कौन वर्क करेगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ हेलो, हेलो प्रिंट होगा, तो ये भैया आपका हेलो प्रिंट हो गया। जनरेट क्या होगा बेटा, जनरेट होगा आपका 5, डन, 5 जनरेट हुआ। 5 की बात किया तो एंड के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या पड़ा हुआ है, 5, मतलब कंडीशन ट्रू हो गई, तो राइट साइड पे जाएगा, मगर राइट साइड पे कुछ प्रिंट हो रहा है क्या, नहीं। तो जब यहाँ पे कुछ प्रिंट होगा ही नहीं तो जनरेट क्या होगा, 0। अब 0 अगर जनरेट हुआ यहां पर तो इस केस में एंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या पड़ा हुआ है, 5, एंड ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे क्या पड़ा हुआ है, 0। और उस केस में एक साइड पे ट्रू है और एक साइड पे फॉल्स है, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 0, और यहां पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 0, दैट्स इट, डन। तो यहां पर आउटपुट क्या प्रिंट हुआ, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0। तो आराम से इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करो, इसके बेसिस पे कई न्यूमेरिकल आपको एमसीक्यूज में मिल जाएंगे, उनको आप आराम से लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करें। अब सेम एज इट इज, जैसा रूल आपका एंड ऑपरेटर में वर्क करता है वैसे ही यही रूल आपका और ऑपरेटर में वर्क करता है। अब यहां पर अगर मैं और ऑपरेटर की बात करूं तो और ऑपरेटर के बारे में हमने क्या पढ़ा है, और ऑपरेटर की बात करें उसके दो पार्ट होते हैं, पहला होता है एलएचएस और दूसरा होता है आपका आरएचएस। अब यहां पर और ऑपरेटर का बिहेवियर क्या होता है, और ऑपरेटर का बिहेवियर होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड की कंडीशन है और जो राइट हैंड साइड की कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन में से मिनिमम एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, डन। दोनों ट्रू हो जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, डन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, अब यहां पर मान लीजिए कि आपने कोई और ऑपरेटर लगाया, डन, और ऑपरेटर के पहले आपने लगा दी मान लीजिए कंडीशन नंबर 1 और यहां पे लगा दी मान लीजिए आपने कंडीशन नंबर 2, डन। अब कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, पहले कौन वर्क करेगा, पहले वर्क करेगी आपकी कंडीशन नंबर 1, डन। उसके बाद कौन वर्क करेगा, आपकी कंडीशन नंबर 2। अब एक चीज सोचो कि अगर आपकी जो पहली वाली कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, ये कंडीशन ट्रू हो जाए, मतलब इसका रिजल्ट क्या आ जाए भैया, 1 आ जाए। अब अगर कंडीशन नंबर 1 का रिजल्ट ही क्या आ चुका है बेटा, 1 आ चुका है, तो कंडीशन नंबर 2 को चेक करने का कोई मतलब बनता है क्या, खुद सोचो इस चीज को। रूल क्या बोल रहा है कि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अब भैया पहली वाली कंडीशन ऑलरेडी ट्रू हो चुकी है, तो दूसरी वाली कंडीशन को चेक करने का क्या मतलब बनता है यहां पे। फिर वही एग्जांपल पे आते हैं, मान लो मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो किसी स्टूडेंट को क्या करना बेटा, मेडिकल कॉलेज में आईटी ब्रांच में एडमिशन लेना, मान लो आईटी ब्रांच में, डन। तो मेडिकल वालों ने क्या बोला भैया, उन्होंने बोला कि अगर आपको मेडिकल कॉलेज में आईटी ब्रांच में एडमिशन लेना है तो उस केस में आपके जो 12th के परसेंटेज हैं
वो एटलीस्ट 75 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 75। डन। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो जो जेई मेंस की एग्जाम होती है उसमें आपके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन को भी अगर आप सेटिस्फाइड कर दोगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा, बात खत्म। अब यहां पर बेटा दो पर्सन बैठे हुए हैं। पहला व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका काम क्या है, आपके परसेंटेज 12th के जो मार्क्स है उनको चेक करना है, और एक और पर्सन बैठा हुआ है जिसका काम क्या है, जेई मेंस के मार्क्स को चेक करना है। अब मुझे बताओ कि आप पहले वाले व्यक्ति के सामने गए और आपने क्या करा, आपने उसको अपनी 12th की मार्कशीट दिखाई, तो मान लो कि आपके जो 12th हैं उसके परसेंटेज कितने हैं, मान लो 81। डन। और जेई मेंस के मार्क्स कितने हैं आपके, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 57। डन। अब इस केस की अगर बात की जाए तो आप पहले वाले व्यक्ति के पास गए और आपने उसको अपनी मार्कशीट दिखाई और बोला भाई साहब ये लो मेरे परसेंटेज 81 है, मतलब क्या हुआ कि आपकी पहली कंडीशन ट्रू हो चुकी है। डन। और जैसे पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो यहां पर आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। तो यहां पर आपकी पहली वाली कंडीशन क्या हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है। जब पहली वाली कंडीशन ऑलरेडी ट्रू हो चुकी है तो दूसरी वाली कंडीशन को चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता। क्यों? क्योंकि आप यहां पर सारी सिचुएशन को सेटिस्फाइड कर चुके हो और आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। तो सेम एज इट इज, अगर मैं और ऑपरेटर की बात करूं तो और ऑपरेटर का रूल क्या बोलता है कि अगर आपकी पहली वाली कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू, तो सेकंड साइड वाला एरिया या फिर सेकंड साइड वाली जो कंडीशन होती है वो चेक ही नहीं होगी। डन। क्लियर? तो फटाफट छोटे क्वेश्चन का जवाब दो। अगर कंडीशन 1 और बीच में क्या लगा रहा है अपन ने, और कंडीशन 2 की बात की जाए तो अगर पहली वाली कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स, सोचो आराम से, अगर पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या कंडीशन 2 को चेक करना चाहिए, हां या ना? बिल्कुल हां, क्योंकि पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो चुकी है तो शायद दूसरी वाली सही हो जाए। डन। तो दूसरी वाली चेक होगी। बट अगर मान लो कंडीशन नंबर 1 और लगा दिया अपन ने यहां पर और बोल दिया कंडीशन नंबर 2, तो अगर कंडीशन नंबर 1 क्या हो जाए, ट्रू, तो उस केस में क्या कंडीशन नंबर 2 को चेक करना चाहिए, यस और नो? तो आपका आंसर आएगा यहां पे नो। डन। तो चलिए जो मैंने आपको बताया इसको अपन एक बार प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं। तो इसको समझने के लिए वही वाला एग्जांपल लेते हैं जो अपन ने पहले लिया था। तो मान लीजिए मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिखा है इंटीजर x इक्वल टू printf हेलो, देन आपने क्या लगा दिया बीच में, और देन आपने लगा दिया अगेन एक printf और यहां पर आपने लिख दिया मान लीजिए जावा। डन। और अगली लाइन में आपने यहां पे स्टेटमेंट लिख दिया है printf स्लैश n वैल्यू ऑफ x इक्वल टू परसेंटाइल d कॉमा x। दैट्स इट। डन। अब इस पर्टिकुलर केस की अगर बात की जाए तो रूल के अकॉर्डिंग बात की जाए तो पहले कौन वर्क करेगा, और या असाइनमेंट? प्रायोरिटी टेबल को चेक करो आपको पता लग जाएगा। तो यहां पर पहले वर्क करेगा आपका और ऑपरेटर, और ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट पहले वर्क करेगा। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर लिखा हुआ है printf हेलो। तो आपकी जो आउटपुट स्क्रीन है उस आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा भैया, हेलो। हेलो प्रिंट हो गया, मतलब printf ने अपना काम कंप्लीट कर दिया है। मगर इसके बाद printf एक आउटपुट जनरेट करके देगा। वो आउटपुट क्या है आपका, 5। और 5 की बात की है तो 5 कैसी वैल्यू है आपकी, 0 या नॉन जीरो, नॉन जीरो। डन। और नॉन जीरो मतलब क्या है, ये एक ट्रू वैल्यू है। अब और ऑपरेटर की बात किया तो और ऑपरेटर क्या करेगा, और ऑपरेटर लेफ्ट हैंड साइड वाले एरिया को चेक करेगा। लेफ्ट में क्या पड़ा हुआ है, 5, और 5 कैसी वैल्यू बेटा, नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब क्या, ट्रू। अब और ऑपरेटर की बात करें तो और का बिहेवियर क्या बोलता है, और का बिहेवियर ये बोलता है कि अगर कंडीशन 1 क्या हो गई, ट्रू, तो कंडीशन 2 चेक ही नहीं होगी। मतलब इस केस में क्या प्रिंटिव जावा वाला स्टेटमेंट वर्क करेगा, हां या ना? ना, बिल्कुल नहीं वर्क करेगा। और जब ये वर्क ही नहीं करेगा तो क्या जावा प्रिंट होगा, हाँ या ना? ना। तो यहां पर हेलो प्रिंट होगा मगर जावा प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि प्रिंटिव जावा वाले एरिया पे तो आपका कंट्रोल आया ही नहीं है। डन। इसके बाद में
क्या होगा, पहली वाली कंडीशन ऑलरेडी ट्रू हो चुकी है, तो और का रूल क्या बोलता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू, तो वो ट्रू काय में आ जाएगा आपके एक्स के अंदर। डन। और अब क्या करेंगे, हम यहां पर x की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, तो x की वैल्यू क्या रहेगी 1, तो आपका आउटपुट मिलेगा यहां पर वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1। दैट्स इट। तो चलिए, जो मैंने आपको थ्योरेटिकली यहां पे बताया उस चीज को अपन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। डन। तो आ गए हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पर। डन। अब यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर एक सिंबल का यूज कर रहा हूं जिसका नाम है और। डन। अब आप एक चीज देखिए, वही स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो मैंने आपके सामने वहां पे लिखा हुआ था, तो printf हेलो और printf जावा। अब इस कोड को अगर अपन रन करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, देखिएगा प्लीज। कोड कंपाइल्ड, कोड रन, आपका आउटपुट क्या आया, पहले प्रिंट हुआ आपका हेलो, उसके बाद जावा प्रिंट नहीं होगा। डन। क्योंकि और ऑपरेटर के अकॉर्डिंग पहले वाली कंडीशन क्या हो चुकी है आपकी ट्रू, और राइट साइड पे जाने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। डन। तो यहां पर आपका आउटपुट क्या प्रिंट हुआ, हेलो, और देन उसका सीधे वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1। डन। अब एक काम करते हैं अपन, यहां पर अगर मैं पहला वाला जो हेलो है वो कंप्लीटली रिमूव कर देता हूं, यहां पर केवल मैंने प्रिंट है वो ब्रैकेट खाली रख दिया है। डन। अब इस पर्टिकुलर केस की अगर बात की जाए तो इस पर्टिकुलर केस में जब printf वर्क करेगा तो यहां पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, और जब कुछ भी यहां पे प्रिंट नहीं होगा तो रिटर्न में क्या आएगा, रिटर्न में आएगा आपका 0। डन। और अगर 0 आया इसका मतलब क्या हुआ कि और ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है, और 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है फॉल्स। तो इस केस में और ऑपरेटर राइट साइड पे लेके जाएगा। डन। तो राइट साइड पे जाएगा तो वहां पे क्या लिखा हुआ भैया, जावा। डन। तो जावा वहां पे प्रिंट होगा। अब जावा जब प्रिंट होगा तो यहां पे क्या रिटर्न करेगा, 4। तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि जब जावा प्रिंट हो जाएगा तो उसके बाद यहां पे वैल्यू बचेगी 4। तो और ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा, 0, और ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे क्या बचा, 4। तो इस केस में 4 कैसी वैल्यू है, नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब क्या होता है, ट्रू। तो इस केस में आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1, और वो किसको मिल जाएगा, x को। तो x की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 1। तो इसको भी एक बार अपन रन करके देखते हैं। डन। तो यहां पे पहले क्या प्रिंट हुआ, जावा, और देन क्या प्रिंट हुआ, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1। दैट्स इट। क्लियर। तो ये था एक कंसेप्ट एंड और ऑपरेटर के बारे में, जिसके बारे में आपको आइडिया होना जरूरी है। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।